डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। छात्राओं, अभी तक अपन पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर में कहानी संकलन के अंतर्गत अलग अलग कहानियाँ। इससे पूर्व में मैंने आपको कई कहानियाँ यहाँ पढ़ाई और उसी क्रम में आज अपन अगली कहानी पढ़ेंगे अज्ञे की शरण दाता। अज्ञे का पूरा नाम मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उनके जीवन परिचय, उनकी कहानियाँ, उनके नाटक आदि क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में लिखा, हर चीज़ के बारे में उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने आपको पिछली कक्षा में दिया था। उसी क्रम में आज अपन उनके द्वारा रचित कहानी शरणदाता प्रारंभ करेंगे। ये अज्ञे का चित्र है। ये दो मित्रों की कहानी है जो विभाजन के टाइम की कहानी है। यह समय यह कभी हो ही नहीं सकता। देवेंद्र लाल जी। रफ़ीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। देवेंद्र लाल ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी बताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिज़ा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को सुबह के नज़र से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरबराह हो, पर बाहर से आने जाने वाले लोगों का क्या ठिकाना है। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदात हो रही है। इस कहानी में दो मित्र रफ़ीकुद्दीन और देवेंद्र लाल जी, उनकी आपसी वार्तालाप जो कि विभाजन के समय की बातचीत है, वो अपन को समझ में आ रही है। रफ़ीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप हर बार घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाहगर्जी हो जाएं। पनाहगर्जी यानी बेपनाह, जिसका कोई ठिकाना ना हो। हम तो आपको जाने न देंगे, बल्कि ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी का फ़र्ज़ मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ कर भागने न दे। हम पड़ोसी की हिफाजत न कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कई हिंदू भी, जहाँ उनकी बहुतायत है, ऐसी ही सोच और कर रहे होंगे। आप न जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर है। देवेंद्र लाल ने पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देवेंद्र लाल पूछते, कहो लाला जी या बाऊ जी या पंड जी, क्या सलाह बनाई है आपने। और वे उत्तर देते, जी सलाह क्या बढ़नी है, यही रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देवेंद्र लाल देखते कि वे चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं, कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक ओर गुजर की भैंसें, दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देवेंद्र लाल और रफ़ीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे और रफ़ीकुद्दीन के मकान के बाद मौजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी।
देवेंद्र लाल और रफ़ीकुद्दीन की पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। मोहल्ले में जो अच्छे दोस्त होते हैं, छात्राओं, अपन ने देखा है कि यदि कोई अफरा तफरी मस्ती है, कोई घटना होती है, तो अपन आपस में बातचीत जरूर करते हैं। वैसे ही वो दोनों भी हर किसी के जाने के बाद आपस में बातचीत करते थे। अंत में जब एक दिन देवेंद्र लाल ने जताया कि वे भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तो रफ़ीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देवेंद्र लाल जी, आप भी। रफ़ीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देवेंद्र लाल रह गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई ही तो रफ़ीकुद्दीन उन्हें पहले खबर भी कर देंगे और हिफाजत का इंतज़ाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। देवेंद्र लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी ना आए, वहीं रह गए देवेंद्र और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी। धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफ़ीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मौजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है। देवेंद्र लाल अपना जरूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चलें। यह बला टल जाए तो फिर घर लौट आवेंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं। गहना छल्ला सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज़्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यूँ गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज़ कीमती मालूम होती है। देवेंद्र लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफ़ीकुद्दीन के यहाँ पहुँच गए। तीसरे पहर उन्होंने देखा हुड़दंग मौजंग में आ पहुँचा है। शाम होते होते उनकी निर्निमेष आँखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लूट गया। रात को जहाँ तहाँ लपटें उठने लगीं और भादों की उमस धुएं खाकर और भी गला घोंटू हो गई। ये सारा ब्यौरा किसका है? विभाजन के टाइम का, जब आपसी दंगे हो गए थे, लोग एक दूसरे को घरों से निकाल रहे थे, मारकाट मचा रहे थे, उस समय की ये कहानी है। रफ़ीकुद्दीन की आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को, आज़ादी के नाम पर, या अल्लाह, लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है उसे फिर गली में ही पनाह नहीं देता। देवेंद्र लाल घर के बाहर तो निकल ही ना सकते। रफ़ीकुद्दीन ने आते लाते काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। वे घूम घाम आते, बाजार कर आते और शहर की खबर ले आते, देवेंद्र को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य की आलोचना करते। देवेंद्र ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफ़ीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक पीड़ा का भी स्वर है, जिसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय ना जाने क्या क्या। तो इस तरह दोनों मित्र देश की चिंता और उसके हालात पर हमेशा चिंता करते रहते और उसके बारे में कुछ न कर पाने का हमेशा उनके मन में एक जज्बा बना रहता। लेकिन उन्हें ये लगा कि जैसे तैसे देश के हालात से सुधर जाएं, तो वो रफ़ीकुद्दीन साहब देवेंद्र लाल जी को हमेशा आश्वासन देते। लेकिन हालात जो थे
वो सुधरने की बजाय बिगड़ रहे थे। तो अभी तक अपन ने अज्ञे की शरण दाता कहानी यहाँ तक पढ़ी। आगे का कहानी का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।